Hello everyone, this is Ruby Saroj. Welcome to my new channel Learn with Ruby Saroj. Dear friends, कहते हैं कि ज़िंदगी में भाग्य सिर्फ उनका साथ देता है जिसमें जीतने का जज्बा होता है। जी हाँ, अगर आपको भी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो लगातार अभ्यास करते रहना पड़ेगा। तो आइए आज से मैं आपके बीच में लेकर आ गई हूँ NCERT जो 6 to 12 का है और इसमें मैं 1 by 1 चैप्टर लेकर आऊँगी और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हमारे साथ रिवीजन करिए क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, रिवीजन करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु लक्षद्वीप समूह में स्थित है। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु असम में स्थित है। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कह रहे केवल तीसरा सही है। भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। भारत का जो सुदूर पश्चिमी बिंदु है गुजरात राज्य में स्थित है, जिसे गुहार माता या गौर माता के नाम से जाना जाता है। और भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसे वलांगू के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से आप जानते हैं कि सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिराकाल और सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम कन्याकुमारी, जबकि ये मुख्य भूमिका है। और जो है कि क्या है, इंदिरा पॉइंट नाम है सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम। तो इस तरीके से आप उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी बिंदु का नाम भी जानते रहें क्योंकि ये भी पूछा जाता है। और जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, इसे देखिए, कह रहे कि जो मुख्य भूम 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच विस्तृत है। इस प्रकार भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार मोटे तौर पर लगभग 30 अंश है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर भारत के मानचित्र में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर भारत के मानचित्र में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कह रहा आइजोल। रांची, भोपाल, गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। रांची, भोपाल और गांधीनगर कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जबकि आइजोल जो है कि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि आप प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन उस सही अनुक्रम को दर्शाता है जिसके अनुसार आप इन पहाड़ियों का अवलोकन करेंगे? तो कह रहा है कि इलायची, अन्नामलाई, नीलगिरी, जावेदी। इलायची, अन्नामलाई, नीलगिरी, जावेदी। क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए डिस्क्रिप्शन में, इलायची पहाड़ियाँ भारत की दक्षिणतम पहाड़ी और दक्षिणी पश्चिमी घाट में दक्षिणी पूर्वी केरल और दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु में स्थित है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ इलायची पहाड़ियों के बिल्कुल उत्तर में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी कर्नाटक और केरल राज्यों के संगम पर तमिलनाडु राज्य के पश्चिमी भाग में स्थित है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। जावेदी पहाड़ियाँ, जिसमें जावेदी, जावेदू पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य के उत्तरी भाग में वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई जिलों के भागों में फैले पूर्वी घाट का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 4 है, असम से होकर जाने वाली अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किस अन्य राज्य से भी गुजरती है? तो कह रहा है कि बी है। असम 24 डिग्री अक्षांश के बीच अवस्थित है, इसलिए जो भी अक्षांश असम से होकर गुजरेंगे वे राजस्थान से होकर गुजरेंगे, क्योंकि यह 23.5 डिग्री से 30 डिग्री के बीच स्थित है, जबकि अन्य तीनों राज्य के लिए कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मिजोरम राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहे हैं पहला और दूसरा दोनों। मिजोरम राज्य के संबंध में तो कह रहे इसे उर्मिल पहाड़ियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। इसे
मोलेसिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है। तो आइए व्याख्या देखते हैं। कह रहे कि मिजोरम को उर्मिल पहाड़ियों, घाटियों, नदियों तथा झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। 21 मुख्य पहाड़ियों की जो श्रृंखलाएं हैं या विभिन्न ऊंचाइयों की चोटियां हैं, इस राज्य के एक से दूसरे सिरे तक फैले हुए इसमें मैदान यहाँ बिखरे हुए हैं। राज्य के पश्चिम में स्थित पहाड़ियों की औसत ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। पूर्व की ओर इनकी ऊंचाई बढ़ती हुई 1300 मीटर तक पहुंच जाती है। अदब कुछ क्षेत्रों में उच्चतर श्रृंखलाएं भी है जिनकी अधिकतम ऊंचाई 2000 मीटर तक है। मोलेसिस बेसिन समांतर पहाड़ की तलहटियों की अग्रभूमि में कोमल असंगठित निक्षेपों से बनी हुई है। मिजोरम में ऐसा बहुतायत में पाया जाता है, इसलिए इसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय मानक समय बाध्यान रेखा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? कह रहे डी, न तो 1 न तो 2 सही है। कह रहे कि IST भारत को ठीक 2 अर्ध देशांतरी भागों में नहीं बांटती है, बल्कि ये भारत को 2 बराबर अर्धांशों में विभाजित करने वाली देशांतर रेखा के सबसे समीप है तथा 7.5 के गुणज वाली देशांतर रेखा को ही मानक समय के रूप में अपनाए जाने की परिपाटी है। विशाल देशांतरी विस्तार वाले बहुत से देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया में 1 से अधिक मानक समय देशांतर रेखाएं होती हैं। IST तेलंगाना से होकर नहीं गुजरती है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित राज्यों में विचार कीजिए, किन राज्यों की सीमा म्यांमार के साथ लगती है। तो जो म्यांमार की सीमा लगती है उसमें डी आंसर सही है, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। त्रिपुरा की जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीनतम भूभाग प्रायद्वीपीय भारत के निम्नलिखित में से किन देशों के साथ गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। तो कह रहे कि इसका 1, 2, 3, 4 सभी आंसर सही है। गोंडवाना भूमि में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका एक एकल भूखंड के रूप में सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय मानक यामोत्तर निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका पहला, दूसरा और तीसरा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। कह रहे कि मानक यामोत्तर 82.5 अंश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारतीय मानक यामोत्तर जो 82.5 अंश पूर्वी यामोत्तर है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जब ग्रीनविच पर रविवार को शाम के 6 बजे हो 105 अंश पूर्व में स्थित स्थान पर दिन और समय क्या होगा। तो कह रहे कि इसका आंसर ये है सोमवार के 1 AM। ग्रीनविच पर समय 6 बजे अपराह्न, गंतव्य 105 अंश पूर्व है। तो डिग्री का जो समय में परिवर्तन है 1 घंटे में 15 अंश, तो 4 मिनट में 1 अंश होता है। तो इसलिए 105 अंश में 7 घंटे अर्थात 1 बजे पूर्वाह्न सोमवार को। कह रहे कि यदि आप भारत में कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्यों को पार करेंगे। तो कह रहे कि 8। यदि आप भारत में कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करते हैं तो आप कितने राज्यों को पार करेंगे। तो कह रहे 8। कर्क रेखा 23.5 अंश के साथ साथ चलने पर 8 भारतीय राज्यों को पार किया जाएगा जो निम्नानुसार है पश्चिम से पूर्व। तो कह रहे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 अंश के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कह रहा है कि केवल दूसरा सही है। इसमें भारतीय मानक समय पड़ोसी देश श्रीलंका द्वारा साझा किया गया था। कह रहे कि एक सही नहीं है, क्योंकि 1 सितंबर 1947 को स्थापित इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के निकट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के समय सारणी के समान होता है, इसे देशांतर के पश्चिम स्थित राज्यों के पूर्व की तुलना में डे लाइट घंटे अधिक होते हैं। तो भारतीय मानक समय यूटीसी और ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटे आगे हैं। तो भारतीय मानक समय यामोत्तर कर्क रेखा को मध्य प्रदेश राज्य में परिच्छेदित करता है। तो इसका 12 का डी आंसर है। दूसरा में ये कह रहे हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम के संदर्भ में बिंदु ग्रीनविच के 82.5 डिग्री पूर्व भारत में इलाहाबाद वैशाला द्वारा आकलित भारतीय मानक समय के समान करने के लिए 15 अप्रैल 2006 को श्रीलंका का समय प्रत्यावर्तित किया गया। और तीसरा है कि भारत में कोई आधिकारिक डे लाइट सेविंग टाइम नहीं है, हालांकि देश में 2000 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक विस्तारित है। कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में दिवालोक बचाने के लिए अलग चाय बागान समय अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी भी स्थान का जो स्थानीय समय है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो कह रहे ए, माध्याह्न में सिर के ऊपर स्थित सूर्य द्वारा किसी भी स्थान का जो स्थानीय समय को माध्याह्न किसी भी स्थान का स्थानीय समय को माध्याह्न काल में सिर के ऊपर स्थित सूर्य द्वारा ज्ञात किया जाता है। स्थानीय समय को माध्याह्न काल में सिर के ऊपर स्थित सूर्य द्वारा ज्ञात किया जाता है। भिन्न देशांतर पर स्थित प्रत्येक स्थान का अपना स्थानीय समय होगा। उदाहरण के लिए यदि मुंबई 73 डिग्री पूर्व और दिल्ली 77 डिग्री पूर्व में स्थित है, तो एक ही समय पर नई दिल्ली में माध्याह्न के 16 मिनट बाद का समय होगा। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत की सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो कह रहा है कि केवल सी सही है। इसमें पहला है कि सी सही है, कह रहे कि इसमें केवल पहला सही है। कह रहे कि भारत म्यांमार की सीमा ब्रह्मपुत्र और इरावदी नदियों के बीच लगभग जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। जो भारत म्यांमार सीमा है ब्रह्मपुत्र और इरावदी नदियों के बीच लगभग जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। यह सीमा रेखा भारत की ओर मिजो पहाड़ियों और मणिपुर और नागालैंड और म्यांमार की ओर चीन पहाड़ियों, नागा पहाड़ियों और कोचिन राज्य के साथ घने वनों से गुजरती है। कथन 2 सही नहीं है। भारत का बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये 4096 किलोमीटर लंबी है। यह सीमा रेड क्लिफ लाइन के अंतर्गत निर्धारित की गई थी, जिसने भूतपूर्व बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित कर दिया। तीसरा है कि बखान गलियारा 350 किलोमीटर लंबा प्राकृतिक गलियारा है, जो उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान को चीन से जोड़ता है, साथ ही तजाकिस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो कह रहा है कि डी, न तो 1 सही है न तो 2 सही है। वर्ष में कम से कम एक बार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य एकदम सिर के ऊपर होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा से परे किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर से ऊपर नहीं होता है, चमकता है। ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का नति कोण कम होता जाता है, न कि बढ़ता जाता है, इसलिए 2 सही नहीं। तो इसलिए इसका जो है कि न तो 1 सही है न तो 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, समताप रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही है? तो कह रहे हैं कि ए, पहला और दूसरा। शीत ऋतु के दौरान उत्तरी गोलार्ध में ये महासागरों के उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखा अक्षांशों की लगभग समांतर चलती है, तो इसलिए केवल पहला और दूसरा सही है।
दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में भूभाग का क्षेत्रफल काफ़ी अधिक है, इसलिए भू सन्नति और महासागरीय धाराओं का प्रभाव सुस्पष्ट परिलक्षित होता है। जनवरी में समताप रेखाएं महासागरों के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीपों के ऊपर दक्षिण की ओर विक्षेपित होती है, इसलिए एक सही है। दक्षिणी गोलार्ध में महासागरों का सुस्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। यहाँ समताप रेखाएं अक्षांशों के लगभग समांतर होती है और उत्तरी गोलार्ध की तुलना में तापमान में परिवर्तन उत्तरोत्तर होता है। 20 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखाएं क्रमशः 35 डिग्री दक्षिणी और 45 डिग्री दक्षिणी और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के समांतर चलती है। कभी भी कोई दो समताप रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेदित नहीं करता है, क्योंकि इसका तात्पर्य होगा कि एक ही समय में एक विशेष स्थान को दो अलग अलग तापमान है, जो असंभव है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा केवल पहला और जो है कि दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्ष के विभिन्न समयावधियों में दिन और रात की लंबाई में भिन्नता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायित्व करे? ए, पृथ्वी का परिक्रमण और कक्षीय समतल पर इसका झुकाव। पृथ्वी के कक्षीय समतल को इक्लिप्टिक या प्लेन ऑफ इक्लिप्टिक कहा जाता है। पृथ्वी की धुरी की भूमध्य रेखा के मध्य 23.5 अंश का कोण निर्मित होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, तो पृथ्वी की धुरी के झुकाव के कारण सर्दियों में रातें लंबी और गर्मियों में दिन लंबे हो रहते हैं। भिन्न भिन्न समय पर दिन और रात की लंबाई में भिन्नता है पृथ्वी के परिक्रमण और कक्षीय समतल पर झुकाव के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, उष्णकटिबंधों से परे सूर्य वर्ष के किसी भी समय कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो 18 का है। इसका दूसरा है कि विश्व के सभी भागों में दिन और रात बराबर होते। तो कौन सा सही है? तो कह रहे हैं सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं। वर्ष के दौरान पृथ्वी का अक्ष अपने इक्लिप्टिक तल से 66.5 डिग्री पर झुका हुआ है, जिसके कारण सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण दोपहर के सूर्य की ऊंचाई में परिवर्तन लाता है। सूर्य प्रतिवर्ष 2 दिन भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर ऊपर होता है। ये दिन समांतर 21 मार्च और 21 सितंबर है। हालांकि वर्ष बिल्कुल 365 दिन का न होने के कारण तिथि बदलती रहती है। इन 2 दिनों को विषुव कहा जाता है, जिसका अर्थ बराबर रात्रियां होता है। क्योंकि इन 2 दिनों को विश्व के भागों में दिन और रात बराबर होते हैं, इसलिए दूसरा सही है। मार्च विषुव के बाद सूर्य उत्तर की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। लगभग 21 जून को कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर पर ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर रहता है। इसे जून या ग्रीष्म अयनांत के रूप में जाना जाता है। जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और रात होती है, तो लगभग 22 दिसंबर तक सूर्य मकर रेखा पे 23.5 डिग्री पर सिर के ऊपर होता है। यह शीत अयनांत है। जब दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, तो इस प्रकार अयन वृत्त सिर के ऊपर सूर्य की सीमाएं चिन्हित करते हैं। इनसे आगे सूर्य वर्ष के किसी भी समय कभी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो इसलिए पहला सही है और दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विशाल देशांतरीय विस्तार का निहितार्थ है? तो कह रहे केवल दूसरा। देश के पूर्वी और पश्चिमी छोरों के बीच लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है। तो इसमें क्वेश्चन 20 का देखते हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार मोटे तौर पर लगभग 30 डिग्री है, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक नापी गई दूरी पूर्व से पश्चिम तक नापी गई दूरी से काफ़ी अधिक है। क्यों? क्योंकि 2 देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, जबकि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग सर्वत्र एक समान रहती है। तो भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार मोटे तौर पर लगभग 30 डिग्री है और उत्तर से दक्षिण छोर तक नापी गई वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम तक नापी गई वास्तविक दूरी केवल 2933 किलोमीटर है। तो ये अंतर है इस तथ्य पर आधारित है कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, जबकि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी सर्वत्र लगभग समान नहीं रहती है।
क्वेश्चन नंबर 21 है, जब सूर्य मकर रेखा के ऊपर ऊर्ध्वाधर चमकता है तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना घटित होती है? तो कह रहे कि ये उत्तर पश्चिम भारत में उच्च दबाव विकसित हो जाता है। 22 दिसंबर के अंत तक दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य मकर रेखा के ऊपर ऊर्ध्वाधर चमकने लगता है। इस ऋतु के मौसम में विशेषता उत्तरी मैदान पर उच्च दबाव की क्षीण स्थिति है। क्वेश्चन नंबर 22, आप मैकमोहन रेखा पर पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहे हैं, तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कह रहे केवल तीसरा सही है। रेखा के साथ साथ अपनी यात्रा के अंत में आप म्यांमार में पहुंच सकते हैं। कह रहे कि मैकमोहन रेखा भारत, भूटान और चीन तीनों के मिलन स्थल से भारत, चीन और म्यांमार इन तीनों की मिलन स्थल तक चलती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा के साथ साथ भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का पूर्वीय क्षेत्रक है। कथन एक गलत है। यदि आप छलांग लगाकर भारतीय पक्ष की ओर वापस आ जाते हैं तो आप स्वयं को अरुणाचल प्रदेश में पाएंगे, और इस आपके स्थान से गुजरने वाला जो स्थान है राजस्थान से पास होगा, लेकिन नागालैंड से नहीं। और तीसरा है कि रेखा के अंत में भारत, चीन और म्यांमार इन तीनों का संधि स्थल है। तो इसका जो है कि तीसरा केवल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किससे होकर गुजरती है? तो कह रहे कि केवल बी सही है, पहला, तीसरा और चौथा सही है। कर्क रेखा बिहार से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, देशांतर और समय के बीच संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? सी केवल तीसरा और चौथा। ग्रीनविच के पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच के समय से आगे होता है। ग्रीनविच के पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच के समय का पीछे होता है। ग्रीनविच के पूर्व के स्थानों का जो समय होता है वो ग्रीनविच के समय से आगे होता है। ग्रीनविच के पश्चिम के स्थानों का समय ग्रीनविच के समय से पीछे होता है। तो इस प्रकार सी सही है। पृथ्वी ग्रह की घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। यही कारण है कि जब कोई पूर्व की ओर यात्रा करता है तो प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर की दूरी पर स्थानीय समय 1 घंटे पीछे हो जाता है। सामान्य नियम यह है कि ग्रीनविच के पूर्व स्थित स्थानों पर समय ग्रीनविच से आगे होता है और ग्रीनविच के पश्चिम स्थित स्थानों का समय ग्रीनविच से पीछे होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे है केरल और तमिलनाडु। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट के दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ मिलती है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेट्टा है जो 2637 मीटर है। इसके दक्षिण में पालघाट दर्रा। नीलगिरी पहाड़ी अन्नामलाई पहाड़ी को अलग करता है। अन्नामलाई की एक शाखा उत्तर में पालनी पहाड़ियाँ और दूसरी शाखा कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है जिसकी ऊंचाई जो है कि 2696 मीटर है। यह अन्नामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। अनाईमुडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से ये 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में आती है। दक्षिण की ओर इलायची कार्डमम पहाड़ियाँ, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उत्तर पूर्व की ओर पालने की पहाड़ियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से निम्न से कौन सा कथन राजस्थान के मरुक्षेत्र के लिए सही है? तो सही उत्तर के चयन हेतु नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए। तो इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3, 4। क्या राजस्थान का जो मरुक्षेत्र थार मरुस्थल है विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यह अनुमानतः जो है कि 10,000 वर्ष पुराना है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है। सिंचाई सुविधाओं के विकास के फलस्वरूप शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों या क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तो कह रहे कि सिक्किम।
सिक्किम प्रदेश की जो सीमाएं हैं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है। सिक्किम एक छोटा पर्वतीय प्रदेश है। उत्तर में तिब्बत के पठार, पूर्व में तिब्बत की चुंबी घाटी, भूटान साम्राज्य, पश्चिम में नेपाल साम्राज्य और दक्षिण में दार्जिलिंग से घिरा है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 7096 वर्ग किलोमीटर है और इसका भूभाग उत्तर से दक्षिण तक 112 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 64 किलोमीटर फैला है। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा इसी में स्थित है। पुनः देखते हैं, कह रहे कि सिक्किम प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। सिक्किम की जो सीमाएं 3 देश से मिलती है, चीन, नेपाल, भूटान, चीन। सिक्किम एक छोटा पर्वतीय प्रदेश है। सिक्किम जो एक छोटा पर्वतीय प्रदेश है। उत्तर में यह तिब्बत के पठार और पूर्व में जो है कि तिब्बत की चुंबी घाटी और भूटान साम्राज्य, और पश्चिम में नेपाल साम्राज्य और दक्षिण में दार्जिलिंग से घिरा है। मतलब कि उत्तर में तिब्बत का पठार, पूर्व में तिब्बत की चुंबी घाटी और भूटान साम्राज्य, पश्चिम में नेपाल साम्राज्य और दक्षिण में दार्जिलिंग से घिरा है। तो राज्य का कुल क्षेत्रफल 7096 वर्ग किलोमीटर है और इसका भूभाग उत्तर से दक्षिण तक 112 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 64 किलोमीटर में फैला है। तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा इसी प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सिक्किम के संबंध में सही है? तो कह रहा है कि डी, पहला, दूसरा, तीसरा। सिक्किम भारतीय संविधान के 38वें संशोधन के बाद 16 मई 1975 ईस्वी को भारत संघ का एक राज्य बना था। 16 मई 1975 ईस्वी को भारत संघ का एक राज्य बना था। भारत संघ का 22वां राज्य सिक्किम पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी राज्य। इसके उत्तर में तिब्बत, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान, दक्षिण में पश्चिम बंगाल है। ये संपूर्ण राज्य पहाड़ी है। इस राज्य की 1/3 भूमि पर साल, महोगनी, सागवन, बांस और अन्य वृक्षों के घने वन है। इस क्षेत्र में पहाड़ 7000 मीटर से भी अधिक ऊंचे हैं। कंचनजंगा 8579 मीटर, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, यहीं से प्रारंभ होती है। यहाँ आर्कटिक नस्ल के सैकड़ों किस्म के फूल के पौधे हैं, इसलिए इसे वनस्पति जो है कि विशाल का स्पर्श करती है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, भारत में नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी गई? तो कह रहा 92 पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है। यह उसकी सामाजिक, आर्थिक, व्यवस्थापनात्मक, प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है। तो ये जो है कि AR दोनों सही है, R एक की सही व्याख्या नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के पश्चिम भाग पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक विकसित है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में कृषि के अलावा उद्योगों का अधिक विकास हुआ है, जबकि पूर्वी भाग में कृषि तथा उद्योग का विकास नहीं हुआ है। अतः कथन A और R सही और कारण R एक की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग 1-2 बार रिवीजन करते रहेंगे तो NCERT का जो पहला चैप्टर है सामान्य परिचय आपको सही से लर्न हो जाएगा। धन्यवाद।